हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन आखिर में होता क्या है और श्वसन कितने प्रकार से हो सकता है, और ये भी जानेंगे कि श्वसन के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं। साथ ही इसकी एक मोटी मोटी क्रियाविधि भी समझेंगे कि इसमें आखिर में ये किस तरह से होता है, किस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन श्वसन क्या है। सबसे पहले हम देखें इसकी परिभाषा। तो जो श्वसन की परिभाषा है उसमें हम देखते हैं कि सजीवों में होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया सजीवों में होती है, जीवों में होती है और रसायनों में होती है। रसायनों के बीच ये क्रिया होती है और जीवों में होती है, इसीलिए हम इसको जैव रासायनिक क्रिया भी कहते हैं। तो सजीवों में होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों, कार्बनिक जो रसायन होते हैं, जैव रसायन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये ऑक्सीकृत होते हैं या विघटित होते हैं और इनसे जल, CO2, ऊर्जा व अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये श्वसन कहलाती है। कहने का अर्थ है कि मूल रूप से अगर हम देखें श्वसन क्या है, तो श्वसन सजीवों में एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जो जीवों में जो रसायन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन रसायनों के बीच में जो क्रिया होती है जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो जो रसायन है, जैव रसायन, जैसे भोजन में कोई भी हो सकता है, वो ये टूटते हैं, ये विघटित होते हैं और विघटित होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसको हम श्वसन कहते हैं। अब श्वसन जो है वह दो तरह से हो सकता है, एक आक्सीय श्वसन होता है और एक अनाक्सीय श्वसन होता है। आक्सीय श्वसन क्या होता है, इसमें भोजन का अणु ऑक्सीजन के माध्यम से टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन होता है। और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जैसे ईस्ट जो होता है किण्वन करता है, तो किण्वन की प्रक्रिया वो एक प्रकार का अनाक्सीय श्वसन होता है। इसमें जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है और यह ऑक्सीजन के बगैर संपन्न होती है क्रिया। तो जो अब इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है इनमें कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन के माध्यम से जो भोजन है उसका पूर्ण यूटिलाइजेशन हो जाता है ऊर्जा के रूप में। तो जो भोजन है, अगर भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उससे पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगर भोजन का अनाक्सीय श्वसन होता है तो इससे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है। ये हम देख रहे हैं कि जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है, जबकि ग्लूकोज का अनाक्सीय श्वसन हो रहा है तो इससे 28 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है। मतलब 686 और 28 किलो कैलोरी बहुत अंतर होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जो अनाक्सीय श्वसन होता है इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, ऐसे रसायन बनते हैं जिनमें यह ऊर्जा संचित होती है, जैसे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एक ईंधन की तरह का यौगिक है, इसमें ऊर्जा संचित होती है जो निकल नहीं पाती है, इसी कारण से इसमें कम ऊर्जा निकलती है। और बाकी जो बची ऊर्जा है, 686 में 28 किलो कैलोरी निकली, बाकी जो बची है वो एथिल अल्कोहल में संचित है। तो इस तरह से जो ऑक्सीय श्वसन होता है इसमें ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है और अनाक्सीय श्वसन में जो ऊर्जा है वह कम से कम उत्पन्न हो पाती है। हालांकि ग्लूकोज का अणु उतना ही रहता है, उतनी ही मात्रा होती है उसकी, भोजन की उतनी ही मात्रा होती है, लेकिन उससे उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फिर हम देखें श्वसन के आधार पर जीव। तो श्वसन के आधार पर जो जीव हैं वो चार प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं अविकल्पी ऑक्सीजीव। अविकल्पी का अर्थ होता है विकल्प ना होना। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और जीव का मतलब होता है जीव, सजीव। मतलब ऐसे सजीव जिनमें श्वसन जो है ऑक्सीजन के बगैर संभव नहीं है। ऑक्सीजन के बगैर इनके पास कोई विकल्प नहीं है श्वसन का। मतलब ये जो जीव हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के लिए, जिसमें जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। जंतु और जो पौधे होते हैं वह
जंतु और पौधे ये श्वसन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन के बगैर ये मर जाएंगे, इनके पास विकल्प नहीं है ऑक्सीजन के बगैर श्वसन करने का। मतलब भोजन का ऑक्सीकरण इनमें ऑक्सीजन के ही द्वारा होगा, अन्यथा ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये कहलाते हैं अविकल्पीय ऑक्सीजीव। ऑक्सीजन के बगैर कोई विकल्प नहीं है जंतु और पौधों के लिए। लेकिन कुछ विकल्पीय ऑक्सीजीव भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, साथ में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये मरते नहीं हैं। जैसे जीवाणु हैं, ईस्ट हैं, ये ऑक्सीजन के अलावा भी श्वसन करते हैं। और अविकल्पी अनाक्सीजीव क्या है? अब इसमें अनाक्सी जुड़ गया है। अनाक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन इनके लिए जहर है, समझ लीजिए। मतलब अनाक्सी का विकल्प नहीं है इनके पास में, यानी ऑक्सीजन इनका विकल्प नहीं है। इनको ऑक्सीजन के बगैर ही जीवित रहेंगे, ऑक्सीजन के बगैर ही जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन अगर उपस्थित रही तो ये मर जाएंगे, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस। तो मतलब ये ऑक्सीजन के बगैर ही जीवित रह सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये मर जाएंगे। बोटुलिनम जीवाणु। और विकल्पी ऑक्सीजीव क्या है? विकल्पी ऑक्सीजीव मतलब इनको विकल्पी अनाक्सी जीव, मतलब ये एक तो अनाक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये मरते नहीं हैं, ये नष्ट नहीं हो सकते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन कर लेते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से अनाक्सी श्वसन करते हैं जीव, लेकिन अगर उपस्थिति ऑक्सीजन की होती है तो भी यह जीवित रह सकते हैं। इनके पास अनाक्सी का विकल्प ऑक्सीजन है। अगर उपस्थित है ऑक्सीजन तो इनके पास अनाक्सी का विकल्प है। लेकिन ये जो जीव हैं बोटुलिनम वगैरह, ये इनके पास अनाक्सी का विकल्प ऑक्सीजन तो नहीं है ना। ऑक्सीजन के बगैर नहीं, ऑक्सीजन के बगैर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये मर जाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाएंगे। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। तो ये विकल्पीय अनाक्सी जीव है और ये अविकल्पीय अनाक्सी जीव है। तो ये तो जीव हो गए, ठीक है, कि श्वसन के आधार पर जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं, कुछ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, कुछ ऑक्सीजन उपस्थित ना रहे तो भी काम चला लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी तो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। फिर हम देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 घटनाएं होती हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, जो कि श्वसन की क्रिया कोशिका में होती है। जो भोजन होता है, भोजन का पहले पाचन होता है, जो हम मेटाजोन्स देखते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव देखते हैं जिनमें भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन होकर जो भोजन है वह कोशिकाओं में जाता है, और कोशिका में जाकर कोशिका द्रव्य में भोजन संचित हो जाता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन आती है वह भोजन का ऑक्सीकरण करती है। अब जो कोशिका है, कोशिका में 2 प्रकार प्रक्रिया होती हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहली प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। जो भोजन का अणु है ग्लूकोज, जो कि एक सार्वत्रिक एक मुख्य क्रिया कारक है जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, इस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका विखंडन होता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का जो अणु है, चूँकि ये 6 कार्बन का अणु है, और ये 6 कार्बन का अणु 3 कार्बन के 2 अणुओं में टूट जाता है। 6 कार्बन का जो एक अणु है, ये 3 कार्बन के 2 अणुओं में टूट जाता है, जिसको हम पायरुविक अम्ल कहते हैं। मतलब ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। कहाँ पर टूट जाता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में, क्योंकि और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का अणु जब पायरुविक अम्ल में टूट जाता है तो फिर ये पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का पावर हाउस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब जो पायरुविक अम्ल है इसका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होगा और इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक अम्ल पहुंचता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होकर इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत आती है। श्वसन की क्रियाविधि में ये होता है, पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का अणु
दो अणुओं में टूट जाता है पायरुविक अम्ल के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। और इसके बाद ये जो पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल से माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीकरण होता है और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऑक्सी श्वसन की बात हो रही है कि जब भोजन का ऑक्सी श्वसन होता है, भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है श्वसन, तब की प्रक्रिया हो रही, और यह कोशिकाओं में होने वाला श्वसन होता है, तब ये होता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी आती हैं कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, तो इस स्थिति में जो श्वसन होता है वह कोशिका द्रव्य में ही इसका जो पायरुविक अम्ल है ना, जो कोशिका द्रव्य में जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हुई है जिससे ग्लूकोज का अणु पायरुविक अम्ल में टूट गया है, ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए नहीं जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं तो ऑक्सीकरण भी नहीं होता अगर पायरुविक अम्ल का। और पायरुविक अम्ल ऐसे ही टूट जाता है जिसमें CO2 एल्कोहल आदि बनते हैं और ऊर्जा निकलती है, जो अनाक्सी श्वसन कहलाता है। तो इस तरह से ये श्वसन की क्रिया विधि है, तो जिसमें हम देखते हैं कि पहला तो होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। दूसरा होता है क्रेब्स चक्र, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका है, तो क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और उसका ऑक्सीकरण होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो फिर कोशिका द्रव्य में ही पायरुविक अम्ल टूट जाता है और उससे एथिल अल्कोहल, CO2 और कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमने श्वसन के बारे में पढ़ा, श्वसन को जाना कि श्वसन होता क्या है। ये पूरी प्रक्रिया थी। मूल रूप से श्वसन में यही होता है। अब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स चक्र क्या है, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सीखते रहिए बायोलॉजी विद दीपक के साथ। नमस्कार।